हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे टॉपिक डिफ्यूजन इक्वेशन हीट कंडक्शन इन थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, यानी कि एक 2D की प्लेट है मेरे पास, तो उसमें कितना हीट कंडक्शन होगा वो निकालेंगे और उसको इसमें हम सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशन से विसरण समीकरण को। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जो हमारे पास प्लेट है रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशन की है और इसमें हीट कंडक्शन तभी होगा जब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब तापांतर, ताप में अंतर होगा दो कॉर्नर्स के बीच में, तो ही आप क्या करोगे, ऊष्मा का चालन हो पाएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि ये जो पर्टिकुलर प्लेट है इसके कॉर्नर्स पर तो क्या है, टेम्परेचर ज़ीरो है। ठीक है, और इसके अंदर प्लेट के अंदर किसी भी टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, एक तरफ तो टेम्परेचर ज़ीरो रख रहे हो और एक तरफ टेम्परेचर आप हाई रख रहे हो, तो आपका हीट कहाँ से कहाँ कंडक्ट होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कंडक्ट होगी। समझ में आगे बात, यही हम लोग देखना चाह रहे थे। तो ये हमने डिफ्यूजन इक्वेशन लिखी थी, इसी डिफ्यूजन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाउंड्री कंडीशन लगा करके। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन हमने लिख ली थी, ये थी हमारे पास कि x बराबर जीरो और x बराबर a पर न्यू ज़ीरो है। x बराबर जीरो मतलब x बराबर ज़ीरो और x बराबर a, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं इन पर टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है। y बराबर ज़ीरो और y बराबर b, y बराबर ज़ीरो और y बराबर b यहाँ पे ले लो। ठीक है, इन पर क्या है आपके जीरो है टेम्परेचर फिर से, और t बराबर ज़ीरो पर न्यू एक्स वाई ज़ीरो की वैल्यू, यानी कि ये न्यू है ना, दरअसल ये टेम्परेचर फंक्शन है। समझ में आ रही है, ये ताप को बता रहा है, ये फंक्शन होता है एक्स वाई और टी का, टाइम का, टी की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो ये कितना है, न्यू ज़ीरो एक्स वाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप अब हमें क्या लगानी है, ये बाउंड्री कंडीशन जो है लगानी है। अब देखो, अब हम जो है सॉल्व करते हैं इसको बाउंड्री कंडीशन लगा करके। चलो जो मेरा फंक्शन है इनको नंबर डाल देते हैं अपन कंबाइंडली। क्या डाल दें इनको, नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो है हमारी कौन सी, 1, इसका सॉल्यूशन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज न्यू, है ना, और वो किस किस का फंक्शन है मैंने बताया, एक्स वाई और टी का। तो इसका जो सॉल्यूशन है न्यू एक्स वाई टी का क्या होगा, 3 भागों में इसको क्या करोगे, तोड़ोगे। तीन फंक्शंस में मैंने ले लिया एक्स वाई और टी का है, तो एक मैंने कैपिटल एक्स ले लिया जो स्मॉल एक्स का फंक्शन है, एक कैपिटल वाई ले लिया जो स्मॉल वाई का फंक्शन है, और एक कैपिटल टी ले लिया जो टाइम टी का फंक्शन है। ठीक है, हमेशा की तरह फिर वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, फिर क्या करेंगे आप, इक्वेशन 3 को कहाँ रखेंगे, यानी कि सोल्यूशन 3 को 1 में रखेंगे और क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। समझ में आ गई, तो हम लिखेंगे पुट equation 3 into 1 and applying method of separation of variable। आप चाहो तो इसको और डिटेल में कर सकते हो, मैंने तो करा रखा है तो मैं पूरा नहीं कराऊंगी, सीधा इक्वेशन लिखूंगी, क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि चरों के पृथक्करण की विधि क्या होती है। क्या करोगे बता देती हूँ मुझे, देखो यहाँ पर क्या रखोगे आप, ये रखोगे। ठीक है, एक्स वाई टी पूरा का पूरा रखोगे, केवल जो x का फलन है उसी को रखोगे अंदर, बाकियों को बाहर लेकर जाओगे तो वाई टी तो इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें x और t बाहर आ जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, एक्स वाई टी से करोगे डिवाइड। एक्स वाई टी से डिवाइड करने पर क्या होगा कि नीचे बच जाएगा 1/x, यहाँ पे बच जाएगा 1/y और यहाँ पे बच जाएगा 1/t। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीटली एक्स पर डिपेंड करेगा, ये कंप्लीटली वाई पर और ये कंप्लीटली टी पर डिपेंड करेगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन आपको मिलेगी, अप्लाई कर दोगे तब इक्वेशन मिलेगी एच स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन कैपिटल एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन कैपिटल वाई इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी। डैश क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में एक ही बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है ना, इन दोनों में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन को हमने क्या लिख दिया, एक्स डबल डैश लिख दिया और 1/x तो नीचे आएगा ही, इसको क्या लिख दिया, वाई डबल डैश, इसको टी डैश और बाकी तो आएगी। ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीटली एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला कम्प्लीटली वाई पर और बाकी का टी पर। तो इनको अलग अलग किसी कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन 4 फर्स्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन only x variable, only small x variable, second term, second and third term
थर्ड टर्म डिपेंड्स अपॉन ओनली y एंड t वेरिएबल रेस्पेक्टिवली। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, कोई भी डिपेंड नहीं करती। इसलिए लेट देयरफॉर क्या मानेंगे, इन सभी को किसी कांस्टेंट के बराबर मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर के, मैंने मान लिया कि वाई स्क्वायर के माइनस, और मैंने मान लिया माइनस थीटा के बराबर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना ये, तो इनको मैंने कि एक्स स्क्वायर, इसको के वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इनको अलग अलग कांस्टेंट्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। स्क्वायर मानने का रीज़न इतना सही है कि जो सॉल्यूशन आए वो कैसे आए, आपके बिना रूट के आए, इसलिए स्क्वायर माना है, बाकी और कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज़ मैं कहाँ रख दूँ, 4 में रख दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 एच स्क्वायर, इसको तो मैंने क्या माना है माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको क्या माना है माइनस के वाई स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, माइनस 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 तो कट गए, ठीक है। आपको क्या मिल गया, एच स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। मतलब ये अपन को आगे काम पड़ेगी तो अपन लिख देंगे उसकी जगह पर, जैसे भी अपन को ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से लिख देंगे। ये तो हमने निकाल लिया कि भाई इसको एक कांस्टेंट के बराबर माना, इसको माना, इसको माना, और इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ उठा कर रख दिया, तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन उठा रही हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर डाल दें इनको अपन, है ना ऐसे करो, इनको 5 6 7 और इसको 8 डाल दो, ठीक है। अब आ जाओ बाय इक्वेशन 7, ठीक है। बाय इक्वेशन 7 क्या है, 7 है आपके पास टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, ठीक है। टी डैश अपॉन टी का क्या मतलब हुआ, टी डैश अपॉन टी का ये मतलब हुआ, मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1 अपॉन टी डी टी बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, है भाई, है कि नहीं, ऐसे ही तो है। अच्छा ये जो टी है ना यहाँ पे, ये समय है भाई, कैपिटल टी, अब इसको टेम्परेचर मत समझना, मैंने इसको माना किसके बराबर है, माइनस थीटा के। भाई ऐसे तो लिखूंगी, डी टी डैश को मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने इसको टोटल डेरिवेटिव लिख दिया, वरना जहाँ पर डिफ्यूजन इक्वेशन थी ना वहाँ पे हमने पार्शियल में लिख रखा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो न्यू है वो तीनों का वेरिएबल है, तीनों का फंक्शन है, एक्स का भी है, वाई का भी है और टी का भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो आप, भाई देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, डी टी बाई टी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस थीटा टी, और यहाँ पर माइनस थीटा डी टी, और इधर भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ, एल एन टी 1 अपॉन टी का लॉग टी तो होता है माइनस थीटा टी, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट लगाओगे कोई ना कोई, है ना, समझ लो आपने एल एन ए लगाया कांस्टेंट, ठीक है। उससे पता है क्या होगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल एन टी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस थीटा टी, पूरा बता रही हूँ, डायरेक्ट लिख देती वरना, टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस थीटा टी, ऐसे तो लिखोगे भाई, ये एल एन इधर जाएगा तो ई की पावर में जाएगा और ए इधर आ जाएगा उठ करके, तो ये पहला सोल्यूशन आ गया, मतलब कैपिटल टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस थीटा टी, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 9, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी उठा लेंगे इसको, ठीक है। अब आ जाओ दो बाकी के दो इक्वेशन और बची है, ठीक है, ये लो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, दोनों को ले लूँ बारी बारी से, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, पहले एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितनी थी, माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे तो लिखोगे एक्स डबल डैश एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके जो क्या नाम से रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ, सी एफ निकालोगे ना तो एक्स क्या मिलेगा आपको, ए ले लिया आपने यहाँ पे, तो अब ले लो आप बी, बी साइन, साइन और भाई साइन और कॉस की फॉर्म में तो आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, हाइपरबोलिक की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, हाइपरबोलिक की फॉर्म में तब लिखते जब रियल सॉल्यूशन आते, आपको दिख रहा है उधर लेकर जाओगे तो ये कुछ ना कुछ अंडर रूट की फॉर्म में आएगा, नेगेटिव का, इमेजिनरी आएगा तो साइन कॉस की फॉर्म में आएंगे, साइन के एक्स एक्स
ऐसे लिखोगे, प्लस सी साइन साइन कॉस के एक्स एक्स, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये पहले का है तो इसको b1 c1 लिख दो, क्योंकि अभी तो y वाले का भी लिखना है। सिमिलरली y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, y डबल डैश प्लस के वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू b1 ले लिया तो इधर इधर ले लो b2, है ना, b2 और साथ में क्या ले सकते हो आप, b2 और साइन के वाई वाई प्लस c2, है ना, और कॉस के वाई वाई। सही बात है कि नहीं है, सॉल्यूशन ही तो निकालें, ये काम तो हम पहले भी खूब कर चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई 10 और इक्वेशन नंबर आ गई 11। तो 9, 10, 11 में हमने सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, तो अब हम क्या करेंगे, रख देंगे हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 में। समझ में आ गई, और क्या निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। समझ में आ गई, भले ही तो आप बिना यहाँ पे रखे भी बाउंड्री कंडीशन निकाल सकते हो, बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है भाई मेरे पास, बाउंड्री कंडीशन है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, हम लिखेंगे अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री। ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x बराबर 0 और x बराबर a पर न्यू 0 था। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लिख रही हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। ठीक है, इस पर आपके न्यू का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और न्यू में तीनों चीज़ें हैं, x भी है, y भी है और z भी है। देखो रख दो, आप क्या करो, 9, 10, 11 को 9, 10 एंड 11, ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं रख ही देती हूँ इक्वेशन किसमें, थर्ड में रख दो। तो न्यू एक्स वाई टी कितना आ जाएगा, एक्स एक्स b1 साइन, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, वाई वाई है ना, b2 साइन के वाई, ये वाला वाई नीचे है इसके, है ना, सब्सक्रिप्ट है, प्लस c2 कॉस के वाई, और ये वाई साथ में है, और साथ में ए ई की पावर माइनस थीटा टी। तो सारे सॉल्यूशन हमने कहाँ रख दिए, इक्वेशन नंबर 3 में। कौन सी है इक्वेशन 3, ये वाली। समझ में आ गई, अब रख दो बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन रखोगे भाई, एक्स बराबर 0 जब है तो न्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो रखो, एक एक करके रखना, पहले एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, न्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, रखो, न्यू की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब तो 0 में चला जाएगा, इधर एक्स की वैल्यू 0 जैसे ही रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगी आपके पास, c1 कॉस के एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब देखो, अब कौन 0 है और कौन 0 नहीं है, ये वो आपको पता लगाना है। कौन 0 होगा भाई, है भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन 0 है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। समझ में आ गई, क्या इसके 0 करने से मेरे सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, c1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, c1 इज इक्वल टू 0 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर ये 12 है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 12। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू एक्स वाई टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, c1 0 कर दो, बाकी सब ऐसे का ऐसा, b1 साइन के एक्स एक्स, और ये ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, b2 साइन के वाई वाई प्लस c2 कॉस के वाई वाई, और ए ई की पावर माइनस थीटा टी। ठीक है, अब लगाओ दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू ए, न्यू इज इक्वल टू फिर से 0। ठीक है, अब की बार x इज इक्वल टू ए रखना है, न्यू तो 0 हो गया, और x की जगह पर क्या रखना है आपको, के एक्स ए, और बाकी का ऐसे का ऐसा। सही, ठीक है, अब देखो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इनसे तो मतलब ही नहीं है, ये सब तो कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो क्या मिला आपको, आपको क्या मिला भाई, आपको मिला 0 इज इक्वल टू b1 साइन के एक्स ए।
अब देखो या तो ये जीरो या ये जीरो, लेकिन अब की बार अंतर है, अगर आपने b1 को जीरो कर दिया तो पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर कौन जीरो, तो फिर ये जीरो, साइन के एक्स ए इज इक्वल टू साइन एन पाई। तो के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जीरो आएगा ना, जीरो को हम साइन एन पाई लिख सकते हैं, ठीक है। के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई बाई ए। अरे भाई अब तो ये आपका फैमिलियर मेथड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने खूब किया है इसको 3D लैप्लास इक्वेशन में, ठीक है। तो एक्स के एक्स की वैल्यू एन पाई बाई ए गई, ये वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ रखोगे इक्वेशन नंबर 13 में, यहाँ रख दो, ठीक है। तो x की दोनों बाउंड्री कंडीशन रख दिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, y की दोनों बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। तो आप करके रखोगे ये काम, y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू बी पर बाउंड्री कंडीशन, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, के वाई की वैल्यू एन पाई बाई ए मिलेगी, और आपको C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से फिर हम थर्ड भी करेंगे, सबको मिला देंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो कल इसको पूरा करा देंगे, ठीक है, और फिर अपने नया शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।